आज का हमारा विषय है विषम जनसंख्या। जननांकी की विशेषताएं क्या होती हैं? जननांकी की विशेषताएं वो विशेषताएं होती हैं जिनसे किसी देश की जनसंख्या का निर्माण होता है। जैसे लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, आयु के आधार पर बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, साक्षरता के आधार पर साक्षर और निरक्षर लोग, आवास के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, व्यवसाय के आधार पर प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में लगी हुई जनसंख्या, भाषा के आधार पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाली जनसंख्या, धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, और जाति, जैसे हमारा समाज है, हमारा देश अलग अलग जाति वर्गों में बटा हुआ है, तो ये जाति के आधार पर विशेषता है। तो इन सभी विशेषताओं को मिला के हम जननांकी के विशेषताएं बोलते हैं। अगला विषय है जनसंख्या का वितरण। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके सामने आप देखें कि ये एक किसी क्षेत्र का एक डायग्राम है। वहाँ पर ये ब्लू कलर की जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये आप जनसंख्या मान सकते हैं। इसकी एक दिशा में ब्लू कलर की डॉट्स ज़्यादा हैं और एक तरफ बिल्कुल कम है। तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, ए और बी। तो ये जनसंख्या का क्या वितरण दिखा रहा है कि ए की साइड में जनसंख्या ज़्यादा वितरित है और बी की साइड में जनसंख्या का वितरण बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार जनसंख्या का वितरण एक प्रकार से किसी क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को बोला जाता है। हमारे पूरे संसार में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। इसको हम दो तरह से देखते हैं। सबसे पहले अक्षांशों के आधार पर। यह आपके सामने संसार का मानचित्र है। इसको दो भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्योंकि ज़्यादा सतल भाग है तो वहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या वितरित है, उसका वितरण है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10%। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 70 से ऊपर अक्षांशों पे और ध्रुवों तक अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी जनसंख्या का जो वितरण है वो बिल्कुल नगण्य है। दूसरा है विकसित और विकासशील देशों के आधार पर भी हम जनसंख्या को बांट सकते हैं, जनसंख्या के वितरण को बांट सकते हैं। जैसे 77% जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में रहते हैं, क्योंकि इनमें गरीबी है, साक्षरता की कमी है। इस वजह से यहाँ पर जागरूकता की कमी होने के कारण जनसंख्या का वितरण ज़्यादा है। जबकि 23% जनसंख्या विकसित देशों में है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे जो विकसित देशों में जनसंख्या का वितरण कम है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। जनसंख्या का वितरण आपने देखा कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का क्या फैलाव है। आपने इस तरह से ए और बी भागों में देखा था। जनसंख्या घनत्व इससे थोड़ा अलग है। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र और किसी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल किसी देश का, उनके बीच के अनुपात के बारे में बताता है। जैसे मैंने इस डायग्राम को यहाँ अलग अलग वर्गों में बांट दिया, तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ग के आधार पर जनसंख्या को जब हम बांटते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इस चित्र से आप समझ सकते हैं, अगर जनसंख्या वितरण की बात करें तो ए दिशा की तरफ जनसंख्या का वितरण ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन अगर घनत्व की बात करें तो जितनी टोटल ये बिंदु हैं ये होगी यहाँ की कुल जनसंख्या, और इस डायग्राम का पूरा अगर आप एरिया लोगे उसका जो अनुपात निकलेगा वो जनसंख्या घनत्व होता है। इसको समझते हैं हम। जनसंख्या घनत्व दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। गणितीय घनत्व, गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या और उसके नीचे कुल क्षेत्रफल लिखा जाता है। एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, किसी एरिया की जो जनसंख्या है वो 1 लाख है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, तो उस जगह का गणितीय घनत्व निकल के आएगा 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा घनत्व है कायिक या पोषक घनत्व। इस घनत्व में हम कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल की जगह केवल वो एरिया लेते हैं जहाँ पे कृषि की जाती है, क्योंकि
ये घनत्व इस चीज़ के लिए देखा जाता है कि इस देश की जो जनसंख्या है उसका खेती कृषि योग्य जो भूमि है उसके ऊपर कितना दबाव है। उसी प्रकार से हम उसी इलाके का देख लेते हैं। 1 लाख वहाँ की जनसंख्या है, तो कुल क्षेत्रफल जो था वो जो गणितीय घनत्व में 100 वर्ग किलोमीटर था, यहाँ पे 50 है, क्योंकि बाकी का जो क्षेत्रफल बच गया वो वहाँ पर अन्य व्यवसायिक कार्य, गांव, बस्ती, फैक्ट्रियाँ, सड़क, पुल, उसमें वो ज़मीन अलग होगी। तो उस आधार पे यहाँ हम केवल कृषि योग्य भूमि को ही ले रहे हैं। तो इसका इकाई घनत्व निकल के आया 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या बता रहा है हमारे को कुल मिला के, ये है कि किसी देश की अगर कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के आधार पर अनुपात निकालेंगे तो गणितीय घनत्व होता है, और कुल जनसंख्या और कुल केवल कृषि योग्य भूमि का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो उसको कायिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। अगला विषय है विश्व में जनसंख्या का वितरण। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जनसंख्या का वितरण असमान है, तो उसके लिए हम ये संसार का मानचित्र हमारे सामने है। हम विश्व में जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से 3 अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। ये वो प्रदेश हैं जिनकी जलवायु भी उचित है, परिवहन और अन्य सुविधाएं जो अनुकूल सुविधाएं हैं जनसंख्या के लिए। सबसे पहले अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी भाग, पश्चिमी यूरोप, ये बहुत पहले से औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आई थी, बहुत पहले से विकसित देश है ये इलाके हैं। ये मानसून एशिया के देश, यहाँ पर गरीबी, असाक्षरता इस तरह के होने से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरे वो प्रदेश जो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जैसे अमेरिका के पश्चिमी भाग, उत्तरी यूरोप, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र। तीसरा है विरल और जनविहीन प्रदेश, जहाँ पर ना मात्र बहुत कम जनसंख्या है या बिल्कुल जनसंख्या है ही नहीं। ये वो प्रदेश मिलेंगे जहाँ पर या तो बहुत कठोर जलवायु है, अति गर्म या अति ठंडी जलवायु है, या बहुत ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। देखते हैं हम अति ठंडा प्रदेश कनाडा, अति ठंडे क्षेत्र साइबेरिया, उष्ण मरुस्थल अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, उष्ण मरुस्थल सहारा में जो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप पे है, उष्ण मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, अपना हिमालय का क्षेत्र, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये सारे के सारे विश्व में जनसंख्या का वितरण दर्शाते हैं। अब कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या का वितरण कम है, तो उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले हम लेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक वो होते हैं जिनका प्रकृति हमारे ऊपर असर डालती है, मानव को उनमें इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे जल की उपलब्धता, अगर आपके आसपास मीठा जल है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है, खाने पीने के लिए दैनिक जीवन में जो ज़रूरत होती है पानी, अगर वो अच्छा पानी आपके पास उपलब्ध है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। इसलिए आप देखते हैं, चाहे आप हमारा देश देख लें, कोई भी देश देख लें, जो प्राचीन नगर थे वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह बसाए गए थे जहाँ पर जल की उपलब्धता हो। आप दिल्ली का उदाहरण दे सकते हैं, यमुना नदी के किनारे, आगरा, हरिद्वार, कोलकाता। तो ये कई उदाहरण इस तरह के हैं। लेकिन जहाँ पर जल की मात्रा कम है, जल की गुणवत्ता कम है, वहाँ जनसंख्या कम मिलेगी। जैसे अपना राजस्थान। भू आकृति, अगर मैदानी भाग होगा तो जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, और अगर उबड़ खाबड़ी इलाके होंगे, पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश होंगे, तो जनसंख्या वहाँ पर वितरण कम मिलेगा। दूसरी जलवायु, तीसरी जलवायु है। जलवायु का मतलब हो गया अति ठंड और अति गर्म प्रदेश, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा, और मृदु बीच की जो जलवायु होगी वहाँ जनसंख्या वितरण अधिक मिलेगा। मिट्टी, अगर उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र हैं, जैसे अपना उत्तरी गंगा का मैदान, इस तरह के इलाकों में जनसंख्या का वितरण ज़्यादा मिलेगा, और अगर मिट्टी बंजर होगी तो वहाँ जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक वो कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति की
गुजारा के लिए रोजगार की व्यवस्था जो होती है उससे संबंधित कारक इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा खनिज मिलते हों, अच्छी तकनीकों के द्वारा वहाँ खनिज निकाले जाते हों, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। नगरीकरण, नगरों में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। औद्योगिक विकास, जिस इलाके में ज़्यादा उद्योग लगेंगे वहाँ पर मजदूर, कर्मचारी, अफसर, हर तरह के लोग वहाँ पर जाकर बसना पसंद करेंगे अपने रोजगार के लिए, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व या वितरण अधिक होगा। परिवहन, परिवहन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परिवहन की सुविधाएं होंगी तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखें आप, अपने दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां राजस्थान में तो कोई ऑफिस बना नहीं सकती, क्यों? वहाँ पर ना कोई एयरपोर्ट की इतनी सुविधा, ना सड़क और रेल यातायात की सुविधाएं। तो परिवहन बहुत मायने रखता है किसी जगह पर जनसंख्या के वितरण को बढ़ाने के लिए। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। समाज और वहाँ की संस्कृति भी किसी जगह पर जनसंख्या के बढ़ने, ज़्यादा होने और कम होने पे योगदान देती है। सबसे पहले विस्थापन। आपको 1947 की याद आ रही होगी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग भागों में हमारा देश बट गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारी जनसंख्या बाहर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आई। इससे भारत का और पाकिस्तान का जो वितरण था जनसंख्या का, उसके ऊपर कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ा होगा। श्रम का प्रवास, श्रमिक होते हैं वो ज़्यादा विकसित क्षेत्रों की तरफ प्रवास करके जाते हैं, तो इससे जो विकसित क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण बढ़ जाता है और जो अविकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम हो जाता है। चौथा कारक है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब है कि वहाँ की जो सरकार है, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं। सरकार की नीति निर्धारित करती है कि जनसंख्या का वितरण ज़्यादा हो या कम हो। तो इस प्रकार से ये सारे जो विषय हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला विषय है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे दो बिंदु ले लेते हैं हम, नंबर 1 और नंबर 2। इन दो बिंदुओं को, पहला बिंदु 1991 और दूसरा बिंदु 2001 भारत की पॉपुलेशन को दर्शा रहा है। 1991 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 84.6 करोड़ थी और 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक पहला बिंदु भारत की जनसंख्या 1991 में 84.6 करोड़ एक बिंदु पे रख दी, और दूसरी भारत की 2001 की जनसंख्या, और ये जो आंसर निकल के आया, ये निकल के आया कि पिछले 10 सालों में भारत में 18.07 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई, यानी कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि हुई। और इसी प्रकार वृद्धि दर निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊपर रखी जाती है जनसंख्या वृद्धि, ये हमने रख दी है। उसके नीचे हम रखेंगे पिछले बिंदु की जनसंख्या, पिछले बिंदु यानी कि 1991 की जनसंख्या हमने यहाँ पर रख दी, गुणा में 100, और जनसंख्या वृद्धि निकल के आई 21.34। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने जनसंख्या वृद्धि में हर जगह प्लस लगाया है। प्लस का मतलब है कि ये जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है ये पॉजिटिव में हुआ है। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये पिछले दो बिंदुओं में जनसंख्या अगर कम हो रही होती तो हमारा जो आंसर था वो नेगेटिव में निकल के आता, लेकिन ये बहुत कम आसार होते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय आपको दशक में या 100 सालों में घटी हुई मिले। इसलिए हम यहाँ पे वृद्धि को आप समझें, आप यहाँ वृद्धि का मतलब केवल बढ़ोतरी नहीं है, वृद्धि का मतलब है परिवर्तन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि दो तरह से होती है। एक प्राकृतिक वृद्धि जिसमें हम केवल जन्म और मृत्यु देखते हैं,
यानी कि कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, हम जितने भी समय में हमने देखना है 10 साल का गैप में, 1 साल के गैप में वो जन्म और मृत्यु, उसमें से जो कम और ज़्यादा होगा वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निकल के आएगी। दूसरी है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। इसके अंतर्गत हम जन्म, मृत्यु, ये 2 चीज़ तो देखेंगे, साथ में हम प्रवास भी देखते हैं। अप्रवास का मतलब होता है दूसरी जगह से हमारे यहाँ कितने व्यक्ति आए और हमारे यहाँ से दूसरी जगह कितने व्यक्ति गए। जब इन चारों पॉइंट को हम जोड़ घटा करके जो आंसर निकलेगा वो उस इलाके की वास्तविक वृद्धि निकल के आएगी। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के घटक। इसमें सबसे पहले जन्म दर होती है। जन्म दर निकालने के लिए एक सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या और उसी वर्ष के मध्य की उस जगह की जहाँ का हम निकाल रहे हैं जन्म दर, कुल जनसंख्या। जैसे कि उदाहरण के साथ देखते हैं हम, किसी देश में 5,000 बच्चों ने जन्म लिया, वहाँ की जनसंख्या 1 लाख थी। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हम 1,000 से इसलिए करते हैं क्योंकि जन्म दर या मृत्यु दर इन दोनों को हम प्रति 1,000 व्यक्तियों में देखते हैं। तो वहाँ पर 50 बच्चों ने जन्म लिया प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों में। इसी प्रकार मृत्यु दर में हम किसी वर्ष विशेष में उस क्षेत्र में होने वाली मृत्युओं की संख्या, नीचे उसी प्रकार वहाँ की कुल जनसंख्या। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 4,000 व्यक्तियों के अगर उस देश में मौत हुई, 1 लाख वहाँ की कुल जनसंख्या थी, गुणा में 1,000, तो वहाँ की मृत्यु दर निकल के आई 40। इसी प्रकार प्रवास भी जनसंख्या के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा घटक है। इसके अंतर्गत हम समझते हैं प्रवास क्या होता है। जैसे एक उद्गम स्थल होता है जहाँ से प्रवास शुरू होता है और एक गंतव्य स्थल होता है जहाँ प्रवास जाके खत्म होता है। इस प्रकार उद्गम से गंतव्य की तरफ लोगों का जाना प्रवास कहलाता है। अगला विषय है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये चित्र हमारे को दिखा रहा है, एक तरफ समय है जो आज से 12,000 साल पहले से शुरू होके और आज हम जिस 21वीं सदी में हैं यहाँ तक ये नीचे लाइन दिखाई दे रही है। दूसरा हमारे को चित्र में ये बता रखा है कि किस प्रकार समय के साथ साथ जो लोगों ने तकनीकी विकास किया, उद्योगों का विकास हुआ, परिवहन सुविधाएं बढ़ी, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, सूचना क्रांति आई, जैव प्रौद्योगिकी बढ़ी, तो किस प्रकार से हमारे संसार की जनसंख्या जो कभी 25 करोड़ थी ईसा मसीह के जन्म से, वहाँ से लेके आप इस ग्राफ को देखें किस प्रकार से सन 2000 आते आते ये जनसंख्या 7 अरब से भी ऊपर पहुँच गई। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ हमारे को ये बताता है कि किस समय में किस तत्व पॉइंट के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगला विषय है जननांकीय संक्रमण। जननांकीय संक्रमण का मतलब है कि कोई भी जो देश होता है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रथम अवस्था में उस देश में जन्म दर भी और मृत्यु दर भी दोनों उच्च स्तर पे होती हैं। फिर जो वो देश अपना तकनीकी विकास करता है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि होती है, तो उस देश में द्वितीय अवस्था आती है जिसमें जन्म दर समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होती है, जबकि मृत्यु दर के ऊपर वहाँ पर कंट्रोल होना जल्दी शुरू होता है। इससे उस देश की जो जनसंख्या है वो थोड़ी ही बढ़ने की अवस्था में आती है। भारत कहीं न कहीं इस द्वितीय अवस्था में ही आज है। तीसरी और तृतीय अवस्था उन देशों की है जो विकसित देश हैं। यहाँ पर
जन्म दर भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। आप इसको कह सकते हैं कि जो कृषीय मानव था, जो प्राथमिक क्रियाकलाप जो मानव करता था, उससे तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप की तरफ जब मानव बढ़ता है तो उस देश की जनसंख्या, वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर भी इसी प्रकार से बढ़ती है। अब आप एक समय देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो लाल रेखा है, किस प्रकार से जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे करके कम होती है, जबकि जो जन्म दर है वो द्वितीय अवस्था में भी कुछ समय तक ऊंची रह के फिर वो निम्न होती है और तृतीय अवस्था तक आते आते जन्म दर भी और मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, अब हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिनका आप खुद भी अपनी किताब से या इस वीडियो को दोबारा देख के आप अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले जननांकी के विशेषताएं क्या होती हैं, जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संसार में कहाँ कहाँ जनसंख्या अधिक, मध्यम और विरल है, जो मानचित्र में आपको बताया गया था। जनसंख्या का वितरण यानी कि कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, उसके पीछे क्या कारण है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के घटक, उनमें हमने एक प्रवास जो घटक पढ़ा था, उसका मैं 2-3 बातें आपको और बताना चाहूँगा कि प्रवास के कुछ प्रकार भी होते हैं, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। समय के आधार पर भी प्रवास होता है, जैसे दैनिक प्रवास, साप्ताहिक प्रवास, मासिक प्रवास। स्थायी प्रवास वो होता है जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाके स्थायी रूप में बस जाता है, और अस्थायी प्रवास होता है जो कुछ समय के लिए किया जाता है। जैसे आपके अध्यापक हैं, वो रोज़ आपको पढ़ाने के लिए स्कूल से, घर से आपके स्कूल तक आते हैं, वो शाम को वो अपने घर पर चले जाते हैं, तो वो एक प्रकार का दैनिक अस्थायी प्रवास कहलाता है। और प्रवास के कुछ कारक भी होते हैं, 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। ये 2 कारक प्रवास को होने में अपना योगदान देते हैं। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जब इंसान मजबूरी में अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है, जबकि अपकर्ष कारक वो होते हैं कि खुद अपनी इच्छा से, खुशी से अपनी एक जगह छोड़ के, उद्गम स्थल को छोड़ के गंतव्य तक जाता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो हमारे पूरे संसार की जनसंख्या तकनीकी विकास के साथ साथ कैसे बढ़ती चली गई। जननांकी संक्रमण, जिसमें हमने हर एक देश के बारे में पढ़ा। इसको आप 3 अवस्थाओं को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब देश अविकसित स्थिति में होता है तो उसकी प्रथम अवस्था है, विकासशील स्थिति में होता है तो देश द्वितीय अवस्था में होता है, और जब उसकी स्थिति विकसित देशों वाली श्रेणी में जब आ जाता है तो उस समय में उसकी तृतीय अवस्था में वो पहुंच जाता है।